गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपको संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं फार्मूला सीरीज। इस फार्मूला सीरीज में हम लोग पूरे फार्मूले को देखेंगे। फार्मूले के साथ साथ मेन जो टॉपिक हैं, जो मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। ठीक है ना, हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर कवर किया जाएगा। इस सारे फार्मूले को आपको अपने डायरी में नोट करना है और इस फार्मूले को बार बार रिविजन करना है, ताकि आने वाला जो एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, जिससे आपको जो फार्मूला है माइंड में सेट रहे और हम न्यूमेरिकल को या फार्मूला को हम आसानी से रिविजन कर पाएँ। ठीक है, तो फार्मूला सीरीज में जो मेरा आज का क्लास होगा, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड। ठीक है ना, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं बाबू? तो इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? चार्ज के बारे में। और चार्ज जो होता है पूरे इलेक्ट्रोस्टैट के जर्नी में जो चार्ज मेरी होती है, किस में होती है? रेस्ट में होती है। क्लियर है, मतलब पूरे इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करनी है? चार्ज के बारे में। और चार्ज किस में रहता है? रेस्ट में रहता है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला सीरीज के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड। चलिए निकालते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड। आप लोग भी अपना कॉपी निकाल लीजिए, डायरी निकाल लीजिए और उसमें नोट कीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड। हर एक पॉइंट को बारीकी से समझना है। ऐसा नहीं कि हम फॉर्मूला डायरेक्ट रट लेंगे, रटने से कुछ नहीं होता है। समझ समझ कर याद करेंगे, आसानी से हम पढ़ेंगे उसको। बार बार इस लेक्चर को आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के अंदर हम सबसे पहला जो मेरा टॉपिक होगा, किसके बारे में पढ़ाई करनी है? तो चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ाई करनी है बाबू? तो चार्ज के बारे में। चार्ज दो तरह का होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निगेटिव होती है और प्रोटॉन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, दोनों का जो वैल्यू होता है सेम होता है। इसका जो वैल्यू होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है बाबू, और इसकी जो वैल्यू होती है +1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। देखिए दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है। डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? तो साइन का। इलेक्ट्रॉन निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से सवाल जो उठता है, मेन मुद्दे की बात करते हैं। जो मेरा चार्ज होता है, चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है? तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं और चार्ज रेस्ट में होता है, और जो चीजें रेस्ट में होती है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है। चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है? कूलम। मतलब चार्ज को किस में मेजर करते हैं? मास को केजी में मेजर करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग चार्ज को किस में मेजर किया जाता है? तो चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं कूलम में। समझ में आ रहा है? एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग सीजीएस यूनिट बोलते हैं। कौन सा यूनिट बोलते हैं? सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट बोले तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। मतलब चार्ज का जो मापने का जो यूनिट है, चार्ज का जो मापने का यूनिट है कूलम है। अगर चार्ज जरूरी तो है नहीं कि हर एक चीज़ कूलम में माप सकते हैं। अगर कूलम से छोटा अमाउंट होगा तो उसको हम सीजीएस में मापते हैं। जैसे मास आप मापते हो, मास मेजर करते होगा कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो जो केजी मेजर करता है बड़े अमाउंट को एज ए कंपेयर टू ग्राम में, तो सीजीएस जो छोटा होगा, सीजीएस जो बड़ा होगा उसको एसआई बोलते हैं। और हम कन्वर्जन याद रखेंगे यहाँ से कि 1 कूलम चार्ज बराबर 3 × 10⁹ ESC होता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि 1 कूलम चार्ज में कितने स्टेट कूलम होता है? 3 × 10⁹ ESC, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट यूनिट। क्लियर है। आते हैं यहाँ पे, उल्टा भी पूछ सकता है कि 1 स्टेट कूलम बराबर क्या होता है? तो 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। इसको जब हम इधर भेजेंगे रिवर्स में हो जाएगा और पावर को ऊपर भेज दीजिए -9 कूलम हो जाएगा। ठीक है ना। चार्ज का डायमेंशन आपको याद रखना है। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? 80 होता है। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो मेरा चार्ज होता है बिना मास का एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा नहीं कि चार्ज हवा में उड़ते रहेगा, नहीं। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज जब भी रहेगा तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे रहेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, जो लाइक चार्ज होता है मेरा, लाइक चार्ज, लाइक मतलब सेम चार्ज क्या करता है? रिपेल। यानी प्लस प्लस होगा तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। अनलाइक चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट। यानी प्लस माइनस रहेगा तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रही बात? ये सारे टॉपिक को नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। देखिए आप, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला ये देखेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो मास होती है 9.11 × 10⁻31 kg होती है। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 × 10⁻27 kg होती है। अगर दोनों का कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे जो प्रोटॉन होगा ज़्यादा होगा किसके मास से? तो इलेक्ट्रॉन के मास से। समझ में आ रहा है? यानी प्रोटॉन का मास जो ज़्यादा होता है किसके मास से? इलेक्ट्रॉन के मास से। देखिए पावर का फर्क है, पावर माइनस में, इसलिए उल्टा हो गया। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि बॉडी को चार्ज करते हैं कैसे हैं? बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन में पढ़ाया गया होगा कि जब दो बॉडी को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर होता है बाबू? समझ में आया ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेट कम होता है कंपेयर टू प्रोटॉन। इससे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आसानी से कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है। तो अगर कोई बॉडी अगर निगेटिव चार्ज है
अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज हुआ तो उसने इलेक्ट्रॉन को लेकर चार्ज हुआ। मान लेते अगर दो बॉडी में आपने रब किया तो जो इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उसके पास निगेटिव चार्ज, जो देता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज। लिया है इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ साथ तो मास भी तो आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, और चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज होगी तो उसका मास क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी तो उसका मास क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को नोट किया जाए कि अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज होगी तो उसका मास इंक्रीज कर जाता है, अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी तो उसका मास डिक्रीज कर जाता है। हम किसी भी बॉडी को जब हम चार्ज करते हैं, किसी बॉडी को जब चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। सवाल ये भी पूछता है कि 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो याद रखना है आपको, 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6.25 × 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला पॉइंट ये है, आपने प्रॉपर्टी जब चार्ज के अंदर पढ़ा होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी जब चार्ज क्यों होती है, तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होती है तो बॉडी चार्ज होती है। कितने इलेक्ट्रॉन को जब हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करते हैं तो हम बोलते हैं कि बॉडी चार्ज हो गई है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तो इंटीजर नंबर में जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह के फॉर्मेट में जाता है। कभी डेसिमल में या इलेक्ट्रॉन टूट के नहीं जाता है। हम ये नहीं बोल सकते हाफ इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्यू बराबर होता है +- n, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, क्यू मतलब चार्ज, और एन मतलब इंटीजर नंबर। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरे पास एक बॉडी है जो 1.2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है और बॉडी चार्ज हो गई है, गलत है। 4, 5, 6 इस तरह के फॉर्मेट में जाता है। क्लियर? देखिए यहाँ पे चार्ज का एक और यूनिट होता है जो माइक्रोकूलम बोलते हैं, और माइक्रोकूलम का जो वैल्यू होता है 10⁻⁻6 कूलम के बराबर होता है। मिलीकूलम का मतलब होता है 10⁻³ कूलम। मतलब अगर 1 माइक्रो को म्यू से लिखते हैं, 1 माइक्रोकूलम बराबर क्या होता है, 10⁻⁶ कूलम। समझ में आया? चलिए इस पॉइंट को नोट कीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है डेंसिटी ऑफ चार्ज। डेंसिटी ऑफ चार्ज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि चार्ज को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका होता है 3 तरह का होता है। एक लीनियर चार्ज होता है, एक होता है सरफेस चार्ज, और एक होता है वॉल्यूम चार्ज। लीनियर चार्ज डेंसिटी टर्म डिफाइंड है, जब चार्ज को हम किसी रड के पे रखते हैं तो उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। जब चार्ज को एक हॉलो स्फीयर पे रखते हैं तब उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज तो अंदर जाएगा नहीं क्योंकि अंदर कोई मास नहीं है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसको बोलते हैं जब चार्ज पूरे अंदर बाहर हो, उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट लेंथ में कितने चार्ज है। तो फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। ठीक है ना? सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, इसमें एरिया को कंसिडर किया जाता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम, याद रहेगा लैम्डा सिग्मा रो, Q/L, Q/A, Q/V। इसका ऐसा यूनिट की बात करें तो कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, इस फॉर्मूला को याद रखना। ठीक है ना? यहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन रहता ही रहता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करो इसको। देखो यहाँ पे उसके बाद आता है कूलम्स लॉ। हम जानते हैं कि कूलम्स लॉ एक फोर्स है जो 2 चार्ज के बीच में लगता है, और कूलम्स लॉ जो लगता है 2 चार्ज के बीच में लगता है और उसकी जो मैग्नीट्यूड क्या होती है वो निकलता है कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है, ए बराबर हम लिखते हैं K/Q1Q2/r²। के को इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। समझ में आ रही बात? के को कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है 1/4πε0, और इसकी वैल्यू जो होती है सवाल बनाते समय हम यूज करते हैं 9 × 10⁹, और यूनिट भी याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम के को रिप्लेस करके लिख देते हैं क्या, 1/4πε0 भी लिख सकते हो। उस फॉर्मूला को याद रखो, चाहे इसको याद रखो। सिर्फ ε0 की बात करें, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू जो होती है 8.85 × 10⁻12 होती है, और इसका जो यूनिट होता है इसका रिवर्स होता है, मतलब कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ रही बात? एक और यूनिट होता है फोर्स पर मीटर। ठीक है? चलिए इस सारे पॉइंट को आपको नोट करके सारे पॉइंट को याद करना है। इस सारे फॉर्मूलाओं को हमने एक जगह इकट्ठा करके आपको बता रहे हैं, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है? चलो नोट करें उसको। उसके बाद आता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है रोकने वाला। जस्ट लाइक इमेजिन कीजिए कि 2 चार्ज जो मेरे पास था, 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा था, फॉर्मूला Q1Q2/r², अगर हम 2 चार्ज के बीच में कोई मीडियम आ जाए
तो वहाँ फोर्स चेंज हो जाता है। जैसे हम दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स हम देखते हैं, अगर वहीं दो मैग्नेट के बीच में कोई चीज़ रख दें, कोई मीडियम रख दें, तो फोर्स कम हो जाएगा। तो उसी तरह मतलब मैग्नेटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक ना। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। तो कितना गुना कम हो जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है रोकने वाला, कि दो चार्ज जब एयर में रहेगा तब कितना फोर्स लगेगा, अगर उन्हीं दोनों चार्ज को किसी मीडियम में रख दिया जाए तो उसमें कितना फोर्स कम हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है द फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। ये फोर्स किसके बारे में बात की जा रही है, वैक्यूम के बारे में, और किसके बारे में, मीडियम के बारे में। तो फॉर्मूला याद रहेगा, ई आर बराबर एफ बी बाई एफ एम। कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, ई आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, ई बाई ई नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी एक यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है, इसके पास ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है, क्योंकि ए भी न्यूटन है और ए भी न्यूटन है, कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट होगा नहीं, और यूनिट नहीं होगा तो डायमेंशन भी नहीं होगा। इस सारे पॉइंट को नोट किया जाए। उस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे जो रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है, वन जो होता है, एयर बहुत कम रोकता है, वो एयर ना के बराबर रोकता है। तो रिलेटिव पर रोकने वाला एयर का वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी कि वाटर जो रोकता है 81 मतलब 81 गुना चेंज कर देता है, और मेटल कितना रोकता है, तो इन्फिनिटी रोकता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट को नोट कीजिए। चलिए हो गया। उस तरह से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट का एक फील्ड होता है, उस तरह अगर कोई चार्ज है तो उसका एक फील्ड होता है कितना दूर तक फैला हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला जो होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है। अगर के को रिप्लेस कर दिया जाए तो आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, मतलब ये बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप जानते हैं कि अगर चार्ज प्लस में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड दिखाएंगे, अगर चार्ज माइनस में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी बाबू इनवर्ड दिखाएंगे। अगर दो चार्ज की बात करें प्लस माइनस के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड कहाँ पे होता है, निगेटिव चार्ज। समझ में आ रही है बात, आया समझ में, ठीक है। अगर यहीं पे अगर दोनों चार्ज प्लस में रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे भी बाहर निकलता और इससे भी बाहर निकलता, इससे भी बाहर निकलता, इससे भी बाहर निकलता, रिपेल कर जाता। अगर वहीं दोनों चार्ज माइनस में रहता तो वही काम आता। यहाँ पे लाइन आउटवर्ड है ना, या इनवर्ड दिखाते, लेकिन दोनों रिपेल करेगा। लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। समझ में आया, इस पॉइंट को नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के से एक रिलेशन जो फॉर्मूला आता है, हमने तो एक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ से, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब दो चार्ज हो डिस्टेंस हो तो इससे फोर्स निकाल लेते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और चार्ज दिया तो एक फॉर्मूला और हमने देखा कि ये बराबर होता है Q × A, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात। उसी तरह से अगर यहाँ से अगर हम E की वैल्यू निकालना चाहें तो F/Q हो जाएगा। एक और फॉर्मूला मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F/Q। अभी हमने इसके पहले देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था KQ/R², और एक और फॉर्मूला मिल गया आपका ये बराबर F/Q। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका जो SI यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, मतलब फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, न्यूटन पर कूलम, या एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। सारे पॉइंट को नोट करना है, सारे पॉइंट को बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और डायमेंशन की बात करें तो फोर्स का डायमेंशन जो आता है आपका mL/2 और चार्ज का होता है AT। आप इसको सॉल्व करोगे डायमेंशन मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात, नोट कीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या था बाबू, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब, इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया चार्ज, डाई का मतलब दो और पोल का मतलब पॉइंट। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो पॉइंट चार्ज होता है और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में एक सेंटर होगा। अगर इसकी दूरी L है तो ये भी दूरी L, मतलब सेम डिस्टेंस होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है चार्ज प्लस वाला चार्ज ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ही ना निकालना है, और दोनों के बीच की दूरी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। अगर हम इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करें तो चार्ज को आप Q लिखते हो और डिस्टेंस क्या हो गया, दोनों के बीच की दूरी। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी, तो Q × 2L। समझ में आया। इलेक्ट्रिक डाइपोल बाबू एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, समझ रहे हो। इसकी जब SI यूनिट की बात करते हो तो कूलम्ब मीटर होता है, चार्ज का कूलम्ब और डिस्टेंस का मीटर, तो कूलम्ब मीटर। समझ रहे हैं, उस कूलम्ब को C और मीटर को M। तो सेंटीमीटर नहीं पढ़ना है, कूलम्ब मीटर है, ये स्पेस है, ये ना समझना C - M, ठीक है। अच्छा, डायमेंशन की बात करें तो चार्ज का AT और डिस्टेंस L। कितना आसान है,
ये सारे चीज़ याद रखेंगे। हमने बोला कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास एक डायरेक्शन होगा, जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। ये सारे पॉइंट को आपको याद रखना है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ रही बात? चलो नोट करो इसको। अगला पॉइंट बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। देखो बाबू, अगर डाइपोल तुमने देखा, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे सेंटर है, क्या है आपका सेंटर है। अगर हम सेंटर से इधर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इस तरफ जाएं चाहे इस तरफ जाएं, लाइन के लॉन्ग, तो इसको एक्सियल बोलते हैं। अगर हम सेंटर से ऊपर जाएं या नीचे जाएं, इसको इक्वाटोरियल बोलते हैं। अगर इन दोनों को छोड़कर कहीं जाएं तो इसको एनी पॉइंट बोलते हैं। एक्सियल का मतलब एक्स एक्सिस, इक्वाटोरियल मतलब वाई एक्सिस, और एनी पॉइंट मतलब ना एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस, दोनों के बीच में कहीं भी। तो एक्सियल लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना 2kp/r3। एक्सियल लाइन क्या होता है 2kp/r3, पी मतलब अभी तो पढ़े हो डाइपोल, क्यू इंटू 2l। समझ में आ रहा है? इक्वाटोरियल क्या आया kp/r3, इसका आधा आता है। इक्वाटोरियल मतलब क्या आया kp/r3, ये एक्सियल डबल मल्टीप्लाई कर देंगे 2kp/r3, ठीक है। एनी पॉइंट की बात करते हैं तो kp/r3 और यहाँ पे एक फार्मूला मल्टीप्लाई कर देंगे √1 + 3 cos²θ। इस फार्मूला को याद रखेंगे, सारे फार्मूला को डायरी में नोट कीजिए और सारे फार्मूला को बार बार रिवीजन कीजिए। समझ में आ रही बात? चलो इस पॉइंट को नोट करो। तो उसके बाद आता है टॉर्क। टॉर्क बाबू एक प्रकार का फोर्स है। जब हम डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वहाँ एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं बाबू? उसको टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है PE sin θ होता है। टॉर्क की जो फॉर्मूला होती है वो PE sin θ होती है। और अगर साइन हटता है, अगर आपका साइन हटेगा तो आता है P क्रॉस E, मतलब टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है? अगर आपसे पूछा जाता है कि टॉर्क कैसा क्वांटिटी है तो बोलना टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका SI यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे SI यूनिट की जो बात करेंगे तो फॉर्मूला जो आया है डायमेंशन रटना का नहीं, यहाँ पे हमने पढ़ा था, अभी बताया था कूलम मीटर और यहाँ बताया था न्यूटन पर कूलम। इसके लिए C से C मर गया, Nm न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर होता है। क्लियर है? और फोर्स की डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन आप लिख सकते हो mL²T⁻²। टॉर्क एक फोर्स है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे यहाँ से पूछता है कि मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को किस प्रकार से रखा जाए वहाँ मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, तो फॉर्मूला साइन है ना, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कब देता है तो 90 डिग्री पे, तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा P sin 90, मतलब 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा तो P मिलेगा। मिनिमम कितना मिलता है तो साइन के मिनिमम वैल्यू पे, क्योंकि एंगल चेंज करते जाएंगे टॉर्क की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। समझ में आ रही बात? तो जैसे जैसे हम थीटा चेंज करेंगे तो वैल्यू भी चेंज होगा। मिनिमम टॉर्क क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम टॉर्क होता है P, मिनिमम टॉर्क होता है 0। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला होता है EA, डॉट हटाते हैं तो cos θ आता है। तो ये वेक्टर फॉर्म है और ये स्केलर फॉर्म है। cos से हमको ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है। यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ से मिला EA है ना, तो इसने पढ़ा न्यूटन कूलम और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। समझ में आया? एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। ये फ्लक्स की फॉर्मूला होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गॉसेस लॉ में एक फॉर्मूला है आपके पास। अपने गॉसेस लॉ का जो फॉर्मूला होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्लक्स बराबर होता है Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब इनक्लोज का मतलब अंदर वाले चार्ज, मतलब यहाँ फ्लक्स ये बोलता है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज है, ये अंदर Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, तो फ्लक्स की बात करेंगे तो अंदर वाला चार्ज लेते हैं, किसको ले लेंगे, सबको जोड़ देना Q1 Q2 Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बाहर वाले चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, कूलम्स लॉ जहाँ फेल हो जाता है, बताया गया था कूलम्स लॉ एक पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, लेकिन गॉसेस लॉ एनी चार्ज के लिए वैलिड है, चाहे लीनियर हो, चाहे सरफेस हो या वॉल्यूम है। अगर लीनियर चार्ज के कारण अगर एक लाइन है, मान लो एक लाइन है, तो ये लाइन पे चार्ज अगर फैला हुआ है और इसके कारण तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कूलम्स लॉ फेल कर जाता है। उसके कारण उसके बाद हम लोग गॉसेस लॉ के पास आते हैं। गॉसेस लॉ ये फॉर्मूला देता है λ/2πε0r। अगर एक रड पे हो, चार्ज फैला हो और r दूर जाएगा तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अभी आपने पढ़ा था लेमडा की जगह हम क्या यूज करते हैं, क्यू बाई एल करते हैं। उसी तरह अगर आपके पास एक प्लेन शीट दिया हो, प्लेन शीट समझते हैं ना, अगर प्लेन शीट पे अगर चार्ज फैला हो और आर दूर जाकर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो याद रखना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। तो ये आपका गॉसेस लॉ हुआ। उसी तरह से हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं कि अगर आपके पास एक हॉलो स्फीयर हो, हॉलो मतलब समझते हैं, हॉलो स्फीयर का मतलब खोखला है, चार्ज रखेंगे तो चार्ज तो बाहर रहेगा, मतलब चार्ज तो अंदर जाएगा नहीं। अभी हमने पढ़ा कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, तो अंदर चार्ज नहीं मतलब अंदर चार्ज क्या है, लड्डू, तो फोर्स क्या हो गया, लड्डू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, तो लड्डू, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। अब आप बोलिएगा सर पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल क्या है मतलब सेकेंड चैप्टर, यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है किसका, सेकेंड चैप्टर की। मिलते हैं अगले सीरीज में सेकेंड चैप्टर के साथ, तब तक आप पढ़ाई कीजिए।